ओके, सो अगर हम बात करें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्या? डाइपोल। एक हमने नई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीखी थी जिसे हम बोलते हैं डाइपोल, और डाइपोल के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ था। लास्ट पार्ट पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। तो ये क्या चीज होते हैं समझा देते हैं। हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइपोल की सबसे खास बात क्या है कि डाइपोल को कैसे भी रखो वो कैसे अलाइन हो जाएगा हमेशा। डाइपोल कैसे अलाइन हो जाएगा? ऑलवेज अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। डाइपोल हमेशा कैसे अलाइन होगा? अलोंग द फील्ड। तो दिक्कत है कि जब आपने उसे टिल्टेड रखा तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो अलाइन होने का ट्राई करेगा तो ऐसे रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, बट क्या लग रहा है वहां पर? टॉर्क लग रहा है, और वो टॉर्क उसे वापस रोटेट करके ले आएगा। लेकिन जब वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे पास होगा तब उसके पास एक एंगुलर स्पीड आ गई होगी ना। उस एंगुलर स्पीड के वजह से ये क्या कर जाएगा? इधर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो लाइकवाइज वो टिल्ट होता रहेगा, और जब यहाँ पर जाकर फाइनली फिर से एंगुलर स्पीड जीरो हो जाएगी तो वापस रिटर्न आने लगेगा। लाइकवाइज मोशन कैसी हो जाएगी? एक ऑसिलेटरी मोशन। कैसी हो जाएगी एक मोशन? ऑसिलेटरी। अब मैंने बताया था कि यार ऑसिलेटरी का बहुत डिटेल तो हमारे पास नहीं है, तो अगर मैं देखूंगा कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है यहाँ पर, तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है यहाँ पर। हमें क्या पता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पीई साइन थीटा। तो मुझे दिख रहा है कि टॉर्क थीटा पर क्या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? ऐसा है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता? किस टाइप का ऑसिलेशन हो जाता? ऐसा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डाइपोल को स्मॉल एंगल टिल्ट किया, क्या स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? थीटा। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या दिखेगी? पीई जैसी। क्लियर है या नहीं? तो फॉर स्मॉल एंगल इसका टाइम पीरियड कैसा रहेगा? एक एसएचएम जैसा, और फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई बाई, और सी की वैल्यू क्या है? पीई। किसी को कोई डाउट क्या है इसमें? बताइए। अच्छा, अब आई कैसे निकालना है? अगर गिवन नहीं है कि किस पॉइंट के अबाउट उसे फिक्स किया है, तो आई हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, और अगर दो पार्टिकल है वहां पर तो क्या आंसर आता है? म्यू इनटू आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं म्यू इनटू डी स्क्वायर लिख देता हूँ। डी इज सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और म्यू कैसे निकालते हैं? m1 m2 upon m1 m2 upon m1 लाइकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस ऑसिलेशन को क्या प्रूव कर सकते हैं? एसएचएम, और उसके टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे आज के लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है कि ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या बात समझी अभी? इफ द एंगल इज very small. very small, then only we can say कि this oscillatory motion will become a SHM। और SHM है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा को थीटा लिखा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और वहां से हमने कांस्टेंट निकाला। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? पीई। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई, और आई निकाल सकते हैं म्यू इनटू आर स्क्वायर से। आर उनके बीच का सेपरेशन है, और म्यू m1 m2 करके रहेगा। ओके, तो चले बताएं, ये ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अ डाइपोल इज केप्ट एट 30 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म फील्ड if it is free to rotate. If it is free to rotate, then we need to find its omega max. क्या हमें फाइंड करना है? ओमेगा मैक्स। तो आप समझ गए क्या एसएचएम है क्या यहाँ पर? नहीं, सिंपल रोटेशन है। सिंपल रोटेशन है तो पक्का किसका यूज करेंगे अपन?
एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल के पास 30 पर है, वो सबसे कम एनर्जी डाइपोल के पास अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर बचेगी, यहाँ पर 0 0 पोजीशन पे। तो जब थीटा 30 डिग्री पर है तब उसके पास कुछ एनर्जी होगी और यहाँ पर उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। और बिकॉज ये डाइपोल है, मूव नहीं कर रहा, रोटेट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या यूज कर ले, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या मुझे यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू बी यूज करना चाहिए क्या, नो सर। नहीं, क्यों, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रही है, आगे जा रहा है क्या डाइपोल, नहीं, तो प्योर रोटेशन हो रही है। चेंज इन एनर्जी को हम किससे इक्वेट करा देंगे, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। तो वहां से आ जाएगा क्या, मीन पोजीशन पर ओमेगा मैक्स होगा। तो ओमेगा मैक्स कहां पर होगा, मीन पोजीशन पर। अब हमें चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें देखना है, तो चले देख लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इनिशियल फाइनल लिख दिया है, आपको डायरेक्टली लिख देना है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ हायर कहां पर है एनर्जी, 30 पर, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर एनर्जी कर देंगे, काम बन जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, हायर माइनस पीई, हायर है 30 डिग्री मतलब 30 पर कितनी है, √3/2, माइनस लोअर पर कितना है, थीटा 0 मतलब 1। ठीक, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव को यूज कर लेंगे इधर पर और इसे इक्वेट करा देंगे किससे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा। आइडिया समझ आया कि ऑसिलेशन में कैसे ओमेगा मैक्स निकाल सकते हैं और कैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यही दो मेजर कैटेगरीज पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो बताइए डाइपोल का ऑसिलेशन सबको समझ आया। यस तो टोटल अभी डाइपोल पे अगर मैं बात करूं तो मेजर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली डाइपोल में। डाइपोल में अगर हम बात करें, ओके जस्ट मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट सेकंड। ओके, तो डाइपोल में हमने क्या क्या चीजें अभी सीख ली थी। डाइपोल में हमने 3 मेजर चीज पॉइंट्स देखे, फोर्स निकालना, टॉर्क निकालना और पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी है तो डेफिनेटली उससे सॉल्व करके हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी देख सकते हैं। ओके, क्लियर। और एक्स्ट्रा पॉइंट अभी एक डिस्कस किया क्या, ऑसिलेशन। चले ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डाइपोल को किस टाइप की फील्ड में रख दें, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म पे हमें बस इन चीजों पे कमेंट करना है, हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी, क्या करनी है, सिर्फ कमेंट करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उन पे, तो चलो समझने का ट्राई करेंगे। मान लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मैंने ले ली कुछ ऐसी। आपको पता है कि इस टाइप की फील्ड कहाँ से जनरेट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज से ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगी ना फील्ड। क्लियर है कि नहीं। यस तो इसका मतलब अगर मैंने एक डाइपोल रखा, ये मान लेते हैं माइनस है और ये प्लस है, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो ये है। बट काम की बात ये है कि अभी फील्ड अलग अलग है, यहाँ पर फील्ड अलग है और यहाँ पर डिफरेंट है। कहाँ पर ज्यादा होगी फील्ड, 1 या 2, 1 पर ना, 1 चार्ज के ज्यादा पास है ना, तो 1 पर फील्ड ज्यादा है, 2 पर कम है, 2 दूर है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल जस्ट लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी जब आप प्लस वाले चार्ज पर फोर्स देखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू E2, और जब नेगेटिव पर देखोगे तो Q इंटू E1। जब E1 E2 सेम नहीं है तो फोर्स भी सेम
नहीं रहेगा, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नो। नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि नेट फोर्स जीरो रहेगा क्या? नहीं। ये समझ आया कि नहीं यार, बताइए, ये समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 2, इज देयर एनी वे टू मेक नेट फोर्स जीरो? बताओ भाई लोग, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन मेक द फोर्स जीरो? E1 is equal to E2. हाँ, एक ही केस होगा जब E1 इज इक्वल टू E2 हो। तो इवन फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये कि सब जगह सेम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो पॉइंट पर सेम नहीं हो सकती, हो सकती है। तो अगर ये प्लस है और मैं ये ऐसा सर्किल ले लूं, तो मुझे पता है कि इसमें सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने डाइपोल को इस तरीके से रखा कि उसके दोनों पॉइंट की फील्ड क्या है? सेम, तो नेट Same. फोर्स क्या होगा? जीरो। जीरो। तो मेरा आइडिया ये है कि ऑलवेज द नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो। ये लाइन सही है या नहीं? Yes. Yes, sir. ये ऑलवेज जीरो नहीं होगा। अभी तो बता रहा हूँ एक केस से जीरो हो सकता है। देखो फाइनली लाइन बताता हूँ क्या होगा कि इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स क्या रहेगा हमेशा? जीरो। Zero. ऑलवेज। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एफ जीरो में होगा, में और में नॉट भी। ओके, समझा कि नहीं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। ओके, Yes. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बताओ, किन दो पॉइंट पे फील्ड सेम होती है, उन पॉइंट को क्या बोलते हैं? उन दोनों पॉइंट पे क्या चीज होगा सेम? Equipotential. पोटेंशियल। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है कहां पर? इफ चार्जेस आर केप्ट एट इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो हमारा आइडिया ये होगा कि नेट फोर्स में और में नॉट बी जीरो। क्लियर? अब टॉर्क के बारे में बात करते हैं। बताओ, टॉर्क जीरो होगा क्या यहाँ पर? नो। नहीं होगा। बताओ, इस केस में टॉर्क जीरो होगा क्या? यस। अरे, टॉर्क जीरो कैसे हो नहीं। जाएगा इसमें? इसमें भी नहीं होगा टॉर्क जीरो। क्लियर? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा केस है जहां पर टॉर्क जीरो हो सके? ढूंढ के बताओ, क्या पॉसिबिलिटी है जब टॉर्क जीरो हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रखे तो चलो हॉरिजॉन्टल रख दिया, टॉर्क जीरो हो जाएगा भाई। यहाँ पर फील्ड हॉरिजॉन्टल है क्या? फील्ड के लॉन्ग किसने बोला? विश्वराज? Radially. हाँ, रेडियली या फिर सिंपल स्टेटमेंट होगा, किसके लॉन्ग रख दूं? फील्ड के लॉन्ग। तो डाइपोल जब फील्ड के लॉन्ग थीटा जीरो पर रखा होगा तब साइन थीटा जीरो होगा। आंसर क्या आएगा टॉर्क का? जीरो। लेकिन मुझे ये डेफिनेटली पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज हो रही है। तो क्या फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं। इससे एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ, क्या फोर्स कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है। कब? इक्विपोटेंशियल। क्या टॉर्क जीरो हो सकता है? कब? along Radially. क्या दोनों साथ में जीरो हो सकते हैं कभी? नो। No, sir. कभी नहीं। No, तो sir. फाइनल हमारा कंक्लूजन रहेगा रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्या द नेट फोर्स may or may not be zero, and same with the torque, but they both can never be simultaneously zero. क्लियर है ना? फिर से पूछूंगा, टॉर्क जीरो कहां Yes. पर हो सकता है?
along the field. Along the field. along the field, ठीक है। चलो, तो बस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ इतना ही है। हाँ, कैलकुलेशन के लिए जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है, वो मैं बताता हूँ कैसे आएगा, बट ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का। क्लियर ना यार, बताएं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। Yes, sir. ओके, Sir. अब हमें Yes, क्या sir. देखना है? ओके, अब हमें देखना है कि डाइपोल में फोर्सेस कैसे लगते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हमें समझने का ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने बात की आपसे कि अलग अलग चार्जेस पे तो अलग अलग लगेगा, लेकिन अगर मुझे चाहिए पूरे इस डाइपोल पे फोर्स बताओ, तो अगर मैं ये सोचूं कि अलग अलग चार्जेस के थ्रू मैं निकाल लूं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स निकालने की। तो देखो टेक्निक क्या है। आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। अगर आपको फील्ड का क्या दे दिया, फंक्शन, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, हम उसे समझेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक डाइपोल रखा हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल। तो बेटा डाइपोल तो किस फील्ड में रखा है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या फोर्स निकालना इजी होगा क्या? Yes, No. sir. लेकिन जरा सोचो, कूलाम क्या बताता है? कूलाम बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कैसी चीज है? Mutual. म्यूचुअल। मतलब अगर ए बी पर एक्स फोर्स लगाएगा, तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? X. अगर मैं बी इस ए पर फोर्स कैलकुलेट कर लूं, तो मेरा आंसर तो वही आएगा ना जो बी पर फोर्स होगा। और बेटा देखो, ए पर फोर्स निकालना इजी है, क्यों? ड्यू टू दिस डाइपोल। फील्ड लिखना आता है या नहीं? Yes, sir. तो बेटा फोर्स निकल आएगा ना, क्यू इनटू फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल पर फोर्स निकालना टफ है, लेकिन अगर आपको चार्ज वगैरह दिया है, तो आप डाइपोल के वजह से उस चार्ज पर फोर्स निकालेंगे और आंसर क्या आएगा? सेम। तो पक्का आइडिया समझ आया कि कैसे निकाल सकते हैं फोर्स ऑन डाइपोल। Yes, sir. Yes. हमें डाइपोल पे फोर्स निकालना ही नहीं है, हम क्या निकालेंगे? डाइपोल उस पे कितना फोर्स लगाएगा और आंसर क्या आएगा? Same. डन। ओके, तो मैं थोड़ा सा पहले एक बेसिक आइडिया ले लेता हूँ कि वो चार्ज के वजह से डाइपोल कहाँ पर रखा है? स्ट्रेट रखा हुआ है, मतलब अलोंग द फील्ड रखा हुआ है। Radius. तो अलोंग द फील्ड लेंगे तो ये चार्ज इस डाइपोल के कहाँ पर आ जाएगा? एक्सियल पे ना। तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, समझा या नहीं? Yes. अच्छा, इसका एक बेसिक मेथड है जो अभी हम समझ ही रहे थे, जरूरत नहीं है बट पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी, कि अगर मैं निकालना चाहूँ कि ये स्ट्रेट रखा हुआ है चार्ज के, तो मैं निकालूंगा कि इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, फिर यहाँ पर, और दोनों फोर्सेस को क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट। क्लियर है नहीं? Yes, sir. इस तरीके से अपन फोर्स निकाल सकते Yes. हैं, बट ये मेथड लेंदी है। हम क्या करेंगे? उल्टा सॉल्व करेंगे। हम निकालेंगे फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितनी होगी यहाँ पर। तो डाइपोल का एक्सियल है, क्या होगी फील्ड? KP by R. KP बाय आर क्यूब। और बेटा फोर्स निकालना है तो जस्ट क्यू इनटू ई ड्यू टू डाइपोल। समझ आ गया ना? आंसर क्या आ जाएगा फोर्स का? डायरेक्ट। किसी को डाउट क्या कोई? No. ठीक है, तो मुझे लगा ये मेथड आपको क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, तो मेथड 1 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आइडिया समझ आया कि नहीं मेथड 1? हम क्या प्रेफर करेंगे? मेथड 2। क्या कि हमसे डाइपोल पे पूछा है फोर्स, हम क्या निकालेंगे? क्यू पे निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। ओके, यहाँ तक कोई डाउट क्या? No. अच्छा, एक थर्ड मेथड भी हो सकता है। मुझे पता है कि फोर्स क्या होता है, DU by कोई डाउट क्या इसमें किसी को?
नहीं सर. फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज Energy by ऑफ distance. एनर्जी का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वर्क पावर एनर्जी में। तो मैं यहाँ पर एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ, डाइपोल की एनर्जी एट दिस पॉइंट। बताओ डाइपोल की एनर्जी एट दिस पॉइंट क्या होगी? P cos theta. पी कॉस थीटा। क्या क्या ऐसा कुछ सही है क्या? नहीं भाई, ये क्या है? जब डाइपोल रखा हो किस फील्ड में, तो ये नहीं है भाई। ये डाइपोल की एनर्जी है जब डाइपोल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में हो। हमें क्या चेक करना है? यहाँ पर फील्ड लिखनी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोटेंशियल चल वो क्या हो जाएगा? केपी बाई आर क्यूब Square. अब आर स्क्वायर रहेगा पोटेंशियल में। अब यू लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? क्यू इंटू वी। समझा कि नहीं सबको? तो क्या आंसर आ जाएगा? के पी बाई आर स्क्वायर इंटू Q. अब हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या हो जाएगा? Divided by R. dr। तो 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, क्या आ जाएगा? माइनस -2 बाहर आ जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस कर देंगे। आंसर क्या आएगा? के पी बाई आर क्यूब। समझा या नहीं? Yes sir. तो 3 डिफरेंट मेथड्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं। क्या? डाइपोल पे क्या निकालने के लिए? क्लियर है या नहीं तीनों मेथड्स? Yes. यस ओके, फिर से समझ लेते हैं। पहला मेथड क्या है? दोनों चार्जेस पे फोर्स निकालना। समझा या नहीं? पहला मेथड क्या है? दोनों चार्जेस पे फोर्स निकालना और उसका रिजल्टेंट निकालना। ओके। Yeah. दूसरा मेथड क्या है? जब पता है कि ये चार्ज फिक्स है और ये इस डाइपोल की फील्ड में रखा हुआ है। थर्ड, अगर मैं इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर क्या लिख पाता हूँ? पोटेंशियल। तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये होगा थर्ड मेथड। अब आपको इनका यूज धीरे धीरे समझाते हैं कि हर मेथड का अपना अपना क्या यूज है। पहले बताएं, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब इसे माइनस, ये r -2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस माइनस को ये क्या कर देगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, चले लेट्स से अब हम फाइंड करना चाहते हैं क्या? डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्सेस। क्या फाइंड करना चाहते हैं? डाइपोल डाइपोल। और पोजीशन दो टाइप से हम डिस्कस करेंगे। पहला हमने कैसे रखा है? कोएक्सियली। कैसे रखा है? कोएक्सियली। अब इसमें समझे दो केसेस हैं। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि डाइपोल अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। पहले हमने ऐसे रख दिया और एक बार ऐसे रखे। बताओ कैसे प्रूव होगा किस केस में अट्रैक्ट होगा किस में रिपेल? वो चार्जेस लिख के देखेंगे. चार्जेस लिख के देखेंगे। यहाँ पर प्लस होगा क्या? नहीं. यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस यहाँ माइनस, यहाँ Minus प्लस। plus. ये दोनों Attract. पास में है ना, क्या करेंगे? डाइपोल। Attract. अट्रैक्ट क्लियर? और जबकि यहाँ पर क्या होगा? Repel. Positive. Positive. तो पहले बात, नेचर ऑफ फोर्स समझ आया? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? Yes sir. अच्छा, नंबर 2, क्या मैं फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई ऑफ डाइपोल से लिख सकता हूँ क्या? नहीं। No, sir. क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इस बार दोनों Q सेम थोड़े हैं। आपको समझ आया कि नहीं? यार बताए, समझ आया Yes, या sir. नहीं? क्योंकि दोनों Q की पोजीशन सेम है क्या यहाँ से? नहीं, ये Q अलग होगा और ये Q अलग होगा। तो वो जो सेकंड मेथड इजी था, वो तब इजी था जब एक सिंगल चार्ज था तो डाइपोल की वजह से फील्ड निकाल ली थी। डाइपोल डाइपोल में काम आएगा क्या वो मेथड? नहीं। तो यहाँ पे अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी वाला। क्या लिखेंगे? हमें पता है कि जब डाइपोल किसी फील्ड में रखा होता है, क्या रखा होता है? डाइपोल किसी
फील्ड में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं और उसे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मान लेता हूँ ये डाइपोल क्या है, P1, ये P2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि P2 रखा हुआ है कहाँ पर, P1 P1 की फील्ड पे, तो इसका मतलब ये होगा कि P एक डाइपोल है और E किसका है, P1 का, तो P2 रखा है P1 की फील्ड पे, फॉर्मूला हो गया PE cos थीटा। अब ये पोजीशन कैसी है, एक्सियल, तो क्या है हुआ Axial. 2kP1/r3 R और पैरेलली रखे इसलिए थीटा, 0 तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इन दोनों की। तो ये भी कई बार पूछी जा सकती है कि दो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे पे लिखते हैं, क्या, इसके पोटेंशियल में ये रखा हुआ है, ओके डन। अच्छा, क्या Yes. ये एग्जैक्ट वैल्यू है या हमने कोई इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया है, कोई बताएगा, कोई बताएगा, एग्जैक्ट है अप्रोक्सीमेशन है, Approx. क्यों, फील्ड क्योंकि यहाँ वो पर ही दोनों और यहाँ पर ही क्या है, अलग है। अलग मैं मान रहा हूँ कि ए इतना छोटा है आर से कि फर्क पड़ ही गई ही नहीं कि ये और ये डिफरेंट फील्ड पे है, समझा। तो डेफिनेटली ये कि अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके, बट एग्जाम में यही वाली पूछी जाती है, समझा है नहीं आप लोग। अब अगर फोर्स निकालना है तो इसे डिफरेंशिएट कर दो, r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r⁻³ -3 बाहर आएगा, क्या आ जाएगा ये 6/r⁴, तो फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा 6kP1P2/r⁴। और मैं चाहूंगा कि इसे आप क्या करें, डायरेक्टली याद रखें, जैसे चार्जेस के बारे में याद रखते हैं ना, वैसे ही डाइपोल टू डाइपोल का भी याद रख सकते हैं। क्लियर है या नहीं बताया। तो जब डाइपोल कोएक्सियली रखे होंगे तो क्या होगा नेट फोर्स 6kP1P2/r⁴। R 4 क्यों आया, क्योंकि दोनों P1 और P2 में एक एक R लगा हुआ है, लेंथ का यूनिट, ओके। यस सर बताइए Minus. फोर्सेस, हाँ फोर्सेस क्लियर है या नहीं। अब टर्म ये है कि माइनस क्यों है यहाँ पर, तो बेटा माइनस सिर्फ साइन बताने के लिए मैंने बताया कि माइनस की जगह हम क्या यूज करेंगे वर्ड, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव फोर्सेस, ओके। यार क्लियर है यहाँ पर। यस नेक्स्ट, अगर डाइपोल कैसे रखे हों पैरेलली, अब कुछ स्टूडेंट तुरंत कंफ्यूज करते हैं, सर मतलब ये भी तो पैरेलली ही रखे हुए हैं। हाँ भाई, ज्यादा आर्ग्यू करोगे तो ये भी पैरेलली रखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कहने का मतलब होता है वो ऐसा नहीं होता है। जब डाइपोल को ऐसे रखता है तो उन्हें क्या बोलता है, वो एक्सियली, और अगर ऐसे रखा है तो उनको पैरेलल बोलता है। डिबेट करोगे तो ये भी पैरेलल है नो डाउट, बट डिस्कस नहीं करते इस तरीके से, पैरेलल मतलब ऐसे। क्लियर है नहीं। अच्छा Yes. तो चले sir. अब देख लेते हैं कि इसे कैसे निकालेंगे। क्या किया हमने, रख दिए पैरेलली, तो पैरेलली मतलब ऐसे रख सकते हैं या फिर एंटी पैरेलल रख दिया। अब बताओ अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे चेक करेंगे, पहला चार्ज बनाकर। बताओ पहला अट्रैक्ट करेगा रिपल, रिपल तो पैरेलली में अगर सेम रखा तो क्या करेगा, जबकि रिपल कोएक्सियली में सेम रखा तो। अट्रैक्ट। तो ये चीजें देखो सुनने में इजी लग रही हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें यार आप लोग गलत कर देते हो थ्योरेटिकली। तो ट्राई करना है कि ये सारी चीजें अच्छे से माइंड में सेट करनी है, जिससे गलतियां नहीं होंगी। कोएक्सियली में अगर सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है डाइपोल तो अट्रैक्ट करेगा, जबकि पैरेलल में रिपल करेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, क्या करेगा
अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक कोई डाउट क्या? नेचर ऑफ फोर्स देखने में? चलो अब यार वैल्यू की बातें करनी पड़ेंगी, तो वैल्यू की बातें कर लेते हैं। ये डाइपोल है और ये एक डाइपोल रखा है। अब देखो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डाइपोल के लिए ये वाली पोजीशन क्या बन गई? एक्सियल। एक्सियल कहाँ बनी? डाइपोल की एक्सिस ये होती है, ये इक्वेटोरियल। क्या है? इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे फील्ड का आंसर क्या आएगा? KP बार क्यूब। केपी बाय पक्का? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं सर। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि P बाई आर क्यूब सही है। अभी अगर मैं इसमें बात करूं, क्या इसमें हमें पोटेंशियल इन दोनों के बीच का हमें फील्ड पता है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। तो यार मैं Q इंटू ई से नहीं निकाल सकता ना फोर्स, तो पक्का मुझे फोर्स किससे निकालना पड़ेगा? U by dx। du बाई dx से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने का ट्राई करूंगा फिर? v। क्या लिखूंगा? v। तो यार समझना, आप स्टेप वाइज समझते हैं। क्या मैं F इज इक्वल टू क्यू ई यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि Q सेम, मतलब एक सिंगल Q नहीं है, समझा ना? Q क्या है? दो है। तब आपको क्या चाहिए पड़ेगा? E1 E2 चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा? E1 E2। तो QE वाला गया, मेथड 1 गया, मेथड 2 तो डेफिनेटली गया। मेथड 3 की अगर बात करें तो मेथड 3 की प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या लिखोगे? पोटेंशियल, फिर लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर लिखोगे पोटेंशियल। फोर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि बेटा पोटेंशियल लिख ही नहीं पाओगे। यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा? 0। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी रियल में 0 हो गई? नहीं, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। एक्चुअल पोटेंशियल हमें कहाँ लिखना चाहिए था? इन दोनों पॉइंट्स में। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर मैं देखना चाहूँ इन दोनों के बारे में, तो इन दोनों के बारे में देखूं तो मैं पोटेंशियल को Q इंटू ई से, सॉरी Q इंटू वी से नहीं लिख सकता हूं। समझ आया या नहीं? तो क्या कोई और तरीका है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का? Q इंटू वी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि V तो सेंटर पे 0 है, हमें अलग अलग V1 V2 निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यू लिखने का एक और तरीका है, क्या? PE cos थीटा, कि एक डाइपोल की कहां पर रखा है? फील्ड पे रखा हुआ दूसरे है। के फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने प्रीवियस केस में निकाली थी वो यहाँ पर ना निकाल के कैसे निकाल सकते हैं? और P cos थीटा से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मान लेते हैं P1 और ये P2, तो P2 रखा हुआ है किसकी फील्ड में? P1। तो क्या हो जाएगा? 2 नहीं, ये इक्वेटोरियल है, तो क्या KP1 बाई आर क्यूब। ठीक है ना? और 1 बाई आर क्यूब को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा और R 4। तो वहां पर 2kp बाई आर क्यूब होने के वजह से, वहां पर फील्ड क्या होने के वजह से एक्सियल में 2kp होने की वजह से फॉर्मूले में फोर्स आता है 6, जबकि यहाँ पे सिर्फ kp बाई आर क्यूब होने की वजह से फॉर्मूले में क्या आता है? 3। तो ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न रखनी है। क्या? डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो पैरेलली रखें तो फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? 3। और कोएक्सियली रखें तो 6 KP1P2। डन। अब इसको रखते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में। क्या? एक डाइपोल को स्ट्रेट और दूसरे को उसके
परपेंडिकुलर। अब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है। कैसे देखें, नंबर 1, यहां पर फील्ड होगी कुछ और, यहां पर फील्ड होगी कुछ और यहां पर फील्ड होगी कुछ और। समझा कि नहीं? हाँ, तो क्या F इज इक्वल टू QE से निकालना पॉसिबल रहेगा? नो। नहीं, पहला मेथड गया। दूसरा, हमें निकालना है पोटेंशियल से, तो मैंने पोटेंशियल तो निकाल लिया इसका। क्लियर? KP/R² निकाल लिया पोटेंशियल, लेकिन क्या यहाँ पर चार्ज रखा है क्या कोई? नहीं नहीं। डाइपोल का नेट चार्ज देखोगे तो क्यू क्या हो जाता है? जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V से नहीं निकाल सकते। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? QE cos PE cos थीटा। तो सही है, मान लेते हैं ये क्या है P2 और ये क्या है Q P1। तो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए क्या P2 और यहाँ पर क्या होगा P1। P1 कैसी पोजीशन है उसकी? एक्सियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 यहाँ पर मैं देखूंगा तो आ जाएगा क्या 2K P1/R³ cos थीटा। कोई डाउट क्या है यहाँ तक? नहीं अब प्रॉब्लम देखो कि फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन और एक्सियल में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ डिफरेंस आया क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि डिफरेंस आया। किस बात का डिफरेंस आया? ये जो R है ना, ये बदल जा रहा है इस बार, जबकि वहां पर R डिफाइन ही क्या था? separate सेंटर टू सेंटर। जबकि यहाँ सेंटर टू सेंटर क्या होगा? ये डिफरेंस समझ आया कि यहाँ पे हम ये भी यूज नहीं कर सकते। क्या रीजन है? R R इसका अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अब ये फाइनल सिनेरियो है जो कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, जिसे हम यूजुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, एक और प्रॉब्लम, R के साथ साथ थीटा क्या है दोनों के बीच में? 90 डिग्री है दोनों के P के बीच में। तो इवन इस फॉर्मूले से भी U क्या आ जाने वाला है? 0। तो डेफिनेटली इस अप्रोच से, वो जो डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच थी, उससे अपन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अपन को क्या सॉल्व करना पड़ेगा? अलग अलग दोनों पॉइंट का सॉल्व करना पड़ेगा। समझा ना? तो मतलब ये डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि हमें P2 और P1 में जो फोर्सेस निकालना है वो अलग अलग यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये डेफिनेटली इस तरीके से फोर्स निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इसका रिवर्स सिनेरियो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या? ऐसे मत देखें, हम ये बोलें कि ये वाला डाइपोल इसके इक्वेटोरियल पर रखा हुआ है ना, तो इक्वेटोरियल में फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डाइपोल। मतलब इस चार्ज पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो फोर्सेस कैसे लगेंगे? प्लस को फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इसको डाउनवर्ड फोर्स और इसको अपवर्ड फोर्स। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं दोनों के फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करके। समझा या नहीं ये चीज? बताए, थॉट समझ आया या नहीं? सर वो लास्ट लास्ट का पार्ट ये हुआ कि मैं अब इस डाइपोल के वजह से ये डाइपोल पे फोर्सेस नहीं निकालूंगा, मैं उल्टा निकालूंगा कि इस डाइपोल की इक्वेटोरियल पर ये रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। तो इक्वेटोरियल में तो मुझे पता है ना कि फील्ड किधर होती है, अपोजिट टू द डाइपोल। तो इसका मतलब अगर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो माइनस वाले को फोर्स लगेगा अपवर्ड और प्लस वाले को लगेगा
डाउनवर्ड, और दोनों को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर देंगे। समझा या नहीं? यस सर। ओके, तो जैसे पहले सॉल्व करते थे, ये हो गई डिस्टेंस ए, तो एक पे फोर्स लगेगा क्या, आर प्लस ए, और एक पे फोर्स लगेगा क्या, R minus. आर माइनस ए। ठीक है, और इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। समझा या नहीं? Yes. ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया। तो डेफिनेटली ये वाला उतना कभी पूछा नहीं जाता है, इतना इसका डिटेल। तो हमें दो चीजें लर्न करनी है इस पूरे सिनेरियो से। क्या, अगर डाइपोल पैरेलल रखे हुए हैं तो क्या होगा फोर्सेस, 3K P1 P2 by R. 3K P1 P2 बाई आर पावर 4 4। गुड। और अगर कोई एक्सियली रखे हुए हैं तो 6. -6 6K P1 P2 by R power 4. मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्सन बताना है, तो माइनस के बारे में टेंशन नहीं लेना है। वो मैंने अलग से बताया हुआ है कि ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल, और ये दोनों Attract. अट्रैक्ट। एक मिनट, रिपेल करेंगे, Repel. सॉरी, रिपेल Repel ही करेंगे, रिपेल, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। ठीक है, तो मुझे लगता है फोर्सेस इन डाइपोल में ये सिनेरियो मेन था इंपॉर्टेंट, कि डाइपोल डाइपोल का फोर्स कैसे निकालना है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या था, इसको समराइज कर लेते हैं। एक Charge दूसरा under. इंपॉर्टेंट सिनेरियो था कि एक चार्ज के पास डाइपोल रखा है तो फोर्स कैसे निकालते हैं। समझा कि नहीं? तो फोर्स रिवर्स निकालते हैं, कैसा, Charge. Charge के Q ऊपर. यस E. E ड्यू टू डाइपोल। तो ये तीन केसेस ही आज जो हमने डिस्कशन किया है, उसमें से ये तीन चीजें आपको लर्न करनी है। तो जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, अगर वो मतलब उतना नहीं भी सीखा तो चलता है, ये तीन चीजें अगर क्लियर रखी सफिशिएंट है। ओके, बताओ, डाइपोल यहाँ से कंप्लीट होता है। डाइपोल में कुछ डाउट क्या किसी को, फाइनल फोर्स निकालने में इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये सारे फोर्सेस किस चीज के हैं, नॉन यूनिफॉर्म है ना, सबकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने बताया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फंक्शन दे के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमेशा वेल नोन आइडियाज ही पूछेगा। तो ये तीन ही केसेस बनते हैं। क्लियर है या नहीं? Yes. ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के रखेंगे। आज जो भी सिखाया उसका सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये वाला। चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। आपने देखा होगा शीट में बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आपको मिल रहे थे, किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड। सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ही होते हैं, हम एक एक करके समझ लेते हैं, और आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ऐसा फ्रेम किए जाते हैं डिस्टॉर्ट करके। ओके, तो समझेंगे इसे। देखें एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज, 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी माइंड में रखनी है। नंबर 1, ये ऑलरेडी आपको पता थी, बताएं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। ये सबको पता थी। हाँ, रीजन क्या है, क्योंकि जब भी कोई फील्ड में ये आता है एक कंडक्टर, उसके अंदर फील्ड 0 इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जितना नेगेटिव जनरेट करेगा उतना ही पॉजिटिव जनरेट होता है। इसलिए अगर मैं बात करूं कि एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक कंडक्टर रखा है, तो यहाँ पर क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, और अपोजिट साइड पे क्या इंड्यूस हो जाएगा। Positive. अब जरा इनसाइड देखो,
अमाउंट ऑफ नेगेटिव अमाउंट ऑफ पॉजिटिव तो सेम है ना, तो नेगेटिव वाला इस तरफ फील्ड देगा, पॉजिटिव वाला इस तरफ। ठीक है, तो मतलब होगा क्या, सिनेरियो को समझते हैं। क्या रीजन है कि अंदर फील्ड 0 हो जाती है। तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ये हमने प्लस चार्ज रखा, तो यहाँ पर क्या इंड्यूस हो गया, माइनस, यहाँ पर प्लस। माइनस की फील्ड कहाँ होगी, इधर, प्लस की भी फील्ड इधर। ये दोनों फील्ड आपस में मिलके इसे बोलेंगे इनसाइड फील्ड। आउटसाइड वाली जो फील्ड है उसे क्या कर देती है, कैंसल आउट। कैंसिल। तो इसलिए नेट हमेशा इनसाइड क्या बचता है, 0। एक्चुअल लॉजिक है कि जो वहां पर चार्जेस बन रहे होते हैं, जितना नेगेटिव बनता है उतना ही पॉजिटिव बनता है, इसलिए हमेशा इनसाइड क्या रहता है, फील्ड 0। बताए पहली प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं? Yes. Yes, sir. ओके, फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रीड करें। बताएं क्या आया, वॉल्यूम में नहीं होती रहती। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक कंडक्टर की हमेशा क्या होती है, 0. लेकिन सरफेस पे चार्ज आ सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रह सकती है, नॉन जीरो रह सकती है। तो अगर मैंने इसे क्यू फोर्स क्यू चार्ज दिया तो डेफिनेटली इसकी सिग्मा कितनी हो जाएगी, अगर ये स्फीयर है तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा रहेगा, बट इसका रो हमेशा क्या रहेगा, 0. 0। क्यों, क्योंकि अंदर कभी भी चार्ज स्टे कर ही नहीं सकता। ओके, इनसाइड फील्ड भी क्या होगी, 0, ये ऑलरेडी देख लिया। तो बताए टाइप 2 समझ आया? Yes, sir. तो जल्दी से 1 और 2 बताए। 1 में क्या बताया हमने, इनसाइड फील्ड 0, Inside field is 0. और नंबर 2 क्या बताया, वॉल्यूम चार्ज It डेंसिटी। can have surface charge density. ठीक है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज हमेशा क्या होगा, 0। तो अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर की बात करूं कि एक सॉलिड स्फीयर को हमने वॉल्यूम चार्ज दिया कुछ करके, तो बताओ आफ्टर सर्टेन टाइम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तुरंत जैसे ही आपने चार्ज दिया उसके तुरंत बाद ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। कंडक्टिंग स्फीयर में कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि हम कंडक्टर सीख रहे हैं। थर्ड रीड करें, बहुत ही अच्छा है, थर्ड पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रीड करें। चले बताए थर्ड का कंक्लूजन क्या है, इनसाइड कंडक्टर कहाँ भी मूव करने में वर्क डन क्या रहेगा, 0। क्या रीजन है, पोटेंशियल Potential. जब इनसाइड क्या हो गई फील्ड 0, 0 तो कुछ लोग बोलते हैं सर फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्या, नहीं, पोटेंशियल क्या रहेगा, नहीं, कांस्टेंट। और जो भी सरफेस का पोटेंशियल होगा वही रहेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये चीज। तो जब हर जगह का पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट पोटेंशियल में कहीं भी घुमाओगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0. 0। तो वर्क डन क्या आएगा हमेशा, 0. इसका मतलब कंडक्टर के इनसाइड या सरफेस में चार्ज कहीं पे भी घूम सकता है विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। समझा या नहीं? इसलिए पूरा चार्ज तुरंत कहाँ आ जाता है, सरफेस पे। क्यों, सरफेस। क्योंकि अंदर उसे कोई भी वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा चार्ज सीधा कहाँ जाता है, बाहर। बता थर्ड प्रॉपर्टी समझ आई कि नहीं, फिर से एक्सप्लेन करें। बता फर्स्ट क्या थी, इनसाइड फील्ड इज 0, Field is इनसाइड 0. फील्ड 0। सेकंड क्या थी, Surface charge सरफेस। density. समझा?
और ई इनसाइड 0 होने की वजह से एक और चीज क्या रहेगी, वी। पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट थर्ड क्या पता चला, वर्क डन वर्क डन 0 इनसाइड या फिर सरफेस पे वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। डन। फोर्थ वाला भी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है काफी, रीड करें। बताएं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पर फील्ड क्या रहेगी, हमेशा फील्ड कैसी रहेगी एक कंडक्टर से, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं है, चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल पर है, तो पक्का फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। यस और आपको पता है कि अगर कंपोनेंट हुए तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, जबकि मुझे पता है कि पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ई अलोंग द सरफेस कभी भी आ नहीं सकता। समझ आया रीजन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स बनाए कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कंपोनेंट नहीं होगा, अदरवाइज आ जाएगा। ये देखो रैंडम एक कंडक्टर है और सब जगह पर फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर। किसी एक्सटर्नल फील्ड पे भी रखेंगे जब हम, तो तुरंत फील्ड वहां पर हो जाएगी परपेंडिकुलर और निकले भी की भी परपेंडिकुलर। क्लियर? समझा ना? यस यस सर। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी ओके है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, याद है शायद किसी क्वेश्चन में यूज हुई थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैंने आप लोगों को बताई थी क्या? पॉइंटेड, पहले ये समझें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और रेडियस ऑफ कंडक्टर एट दैट पॉइंट या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर कहीं पर मैं बात करूं, जैसे ये रैंडम कंडक्टर मैंने पिक किया, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। यहाँ पर चार्ज ज्यादा आएगा और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कम आएगा। क्लियर है नहीं चार्ज डेंसिटी के बारे में? यस अच्छा, तो अगर मैंने एक एकदम शार्प पॉइंट ले लिया, तो शार्प पॉइंट की रेडियस नियरली क्या होगी, 0 मतलब सिग्मा वहां पर कितना आ सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सिग्मा इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दो चार्ज की, वो वहां पर तुरंत आ सकता है। क्लियर? पक्का समझ आया कि नहीं यार? फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पक्का? यस सर यस चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका Yes. प्रूफ मैं आपको कहां पर सिखाऊंगा, गॉस लॉ में, बट आपको लर्न करके रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यूज होने वाली है ये। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पर सिग्मा टोटल चार्ज डेंसिटी नहीं है, लोकल चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ देखा ना, अगर स्फीयर है तो हर जगह सिग्मा क्या होगा, सेम। लेकिन अगर ऐसे रैंडम ऐसा कुछ दे दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा यहाँ पर जो फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी काफी। समझा ना? यस सर तो मुझे लगता है ऑल 6 प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ या नंबर वाइज समझा देता हूँ फिर से। चलो बताओ, सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट कर लेते हैं जिन पे क्वेश्चंस पॉसिबल है। नंबर 1 पहली क्या थी, इनसाइड फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 फील्ड 0 तो पोटेंशियल। कांस्टेंट, नंबर 2 क्या थी, सरफेस चार्ज, सिग्मा 0 नहीं होगा और क्या 0 होगा, रो 0, रो थर्ड बताए, वर्क डन इनसाइड कंडक्टर वर्क 0 डन इनसाइड क्या आया, 0, 0।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है, इधर उधर क्वेश्चन घुमाएगा, बोल देगा कंडक्टर है, आप समझ जाए। नेक्स्ट, perpendicular field Field always perpendicular. ठीक है। नेक्स्ट, sigma into r constant Sigma. sigma into r R is constant equal to constant. वेरी गुड। लास्ट, Feet perpendicular sigma. sigma upon epsilon Epsilon naught. आई गेस सबको फिर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। no अच्छा, वो जो इनफाइनाइट प्लेट होती है उसके वजह से क्या आंसर आता है ई का? sigma upon Upon 2 Upon 2 epsilon. epsilon चलो ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज का ध्यान देंगे आप लोग कि अगर मैंने एक ऐसा थिक प्लेट ले ली तो थिक प्लेट क्या थिन प्लेट जैसे काम करेगी क्या? नहीं, वो क्या बन जाएगी? एक Conductor. Conductor. कंडक्टर। तो थिक प्लेट के लिए ई का आंसर क्या आएगा? Sigma. sigma Epsilon. upon epsilon और अगर थिन प्लेट बोल दिया तो अंदर जब कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, थिकनेस ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि मतलब ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है, वो एक जस्ट चार्ज स्टोरेज पॉइंट है, तो उसका पॉइंट सीधा रहेगा। ओके, क्लियर? yes चलो, तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? electrostatic pressure Pressure. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या चीज है? दिक्कत ये है कि आपने पूरे इस कंडक्टर को क्या दे दिया है? चार्ज। अब वो चार्ज आ गया सरफेस पे, बट यार वो चार्ज रिपेल कर रहा होगा ना यार एक दूसरे को। Yes. तो इसका मतलब कौन इसे होल्ड करके रख रहा है? कौन इसे होल्ड करके रख रहा है? क्या फोर्स इसे होल्ड करके रख रहा होगा? Pressure. नहीं, प्रेशर तो लग रहा है, इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक कंडक्टर का ऐसे शार्प कर दो और क्या कर दो, उसे बोल दो कि अरे सर हम इनफाइनाइट चार्ज दे देंगे। नहीं, इनफाइनाइट चार्ज देने लग गए अगर आप, तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा कि ये मटेरियल उसे Melt. लोड ही नहीं ले पाएगा उस प्रेशर को। समझा ना? Yes. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोचो कि आप एक, जैसे कोरोना डिस्चार्ज बताया था ना कि घर पे एक मोस्टली रूफ टॉप पे एक ऐसा पिन पॉइंट रॉड लगी होती है, तो बेटा अगर रॉड का मटेरियल अच्छा नहीं होगा ना और आपने ज्यादा चार्ज दे दिया तो वो रॉड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ओके, और इवन एक्सेस हीट से मेल्ट भी हो सकती है। समझा कि नहीं? Yes. yes तो मटेरियल कंस्टेंट आ ही सकता है किस चीज को लेके? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को लेके। पक्का प्रेशर समझ आया कि क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा किसी भी कंडक्टर में? हर कंडक्टर में होगा। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये बोर्ड्स में भी है आपके। खैर, बोर्ड्स का टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड्स के लेक्चर्स आपके रहेंगे तो उसमें सारी चीजें फिर से रिवाइज करा दी जाएंगी। चले, अब बात करते हैं कि इस प्रेशर की क्या देखेंगे? कैलकुलेशन। हमें चेक करना है कि कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल वे पे हम समझेंगे। हमें प्रेशर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? Force upon. फोर्स अपॉन एरिया। हम क्या करेंगे कि इसका एक छोटा सा पीस पिक कर लेंगे, मान लेंगे इसका एरिया क्या है, कुछ D. डी है। इसको कितना फोर्स फील होगा उसे इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, काम बन जाएगा। समझा है नहीं? यार बताएं, यहाँ तक समझा है Yes, नहीं? sir. Yes. yes अच्छा, अब करना क्या है आपको? आप इस तरीके से इसे समझे कि ये कंडक्टर था, लेट से मैं चेक करता हूँ कि इसके किसी एक पीस पर कितना फोर्स लगने वाला है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर फील्ड कितनी है। समझा या नहीं? यार ये समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes. अच्छा, तो हमने क्या किया, इस पीस को अलग कर लिया। इस पीस को अलग कर लिया तो बाकी पूरे कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज है और इस पीस का भी अपना पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा सोचो इनसाइड फील्ड कैसी होगी? हमें पता है कि इनसाइड फील्ड क्या होनी चाहिए? 0. 0। तो बी वाले की फील्ड कैसी होगी इनसाइड?
इनसाइड डाउनवर्ड होगी ना। डाउनवर्ड। इसका मतलब पूरा कंडक्टर मिलके किस तरफ फील्ड लगा रहा होगा, अपवर्ड। और कितनी अमाउंट में लगा रहा होगा, सेम। सेम अमाउंट में। तो जब मैं देखूंगा कि जहां पे ये पीस है, मतलब एकदम जस्ट आउटर सरफेस पर है, वहां पर फील्ड कितनी होगी, तो वहां पर फील्ड क्या होगी, वहां पर फील्ड होगी कि इस पीस के वजह से, इस थिन पीस के वजह से फील्ड कितनी होगी। तो अब बताओ, क्या ये थिन पीस एक कंडक्टर बचा क्या? नहीं। नहीं, ये Okay. थिन No. पीस है सिर्फ। तो इस थिन पीस के वजह से फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2। Sigma by 2. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब ये पूरा कंडक्टर नहीं, मैंने एक छोटा सा थिन पीस पिक किया हुआ है। बट मुझे एक चीज पता चली, बिकॉज मुझे इनसाइड 0 रखना है, तो इस थिन पीस की जितनी फील्ड है, पूरे कंडक्टर की मिला के भी फील्ड कितनी होगी, उतनी ही होगी। Sigma by 2 epsilon. इसका मतलब कंक्लूजन निकल के आता है कि दोनों की फील्ड मिला के आउटसाइड फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। Epsilon. एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक एम्पिरिकल एक प्रूव है कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड फील्ड कितनी रहती है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज अपन गॉस लॉ से भी प्रूव करके देखेंगे। यहाँ पर एक एनालिटिकल वे में प्रूव किया गया है क्या, कि आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टर फील्ड कितनी रहने वाली है, सिग्मा सिग्मा अपॉन Epsilon. एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड पता है, हमें चार्ज चाहिए। चार्ज, तो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, Sigma. सिग्मा इनटू एरिया। एरिया। और मुझे पता है कि बी किसकी फील्ड में रखा हुआ है, एक। ए की फील्ड में। और बाय लॉजिक इंटरप्रिटेशन मैंने बताया कि ए की फील्ड क्या होनी चाहिए, Rho by epsilon. सिग्मा अपॉन 2 2 एप्सिलॉन नॉट। Sigma by. क्लियर। तो इसका मतलब हमने लिखा बी का चार्ज और ई फील्ड ड्यू टू ए बी ए। तो यहाँ पर हमने लिखा क्यू को क्या, सिग्मा इनटू ए। एरिया तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ए को इधर डिवाइड पे ले लिया, तो बी का फोर्स अपॉन बी का एरिया क्या बन जाएगा, ये बी पॉइंट पर प्रेशर। तो बी पॉइंट पर प्रेशर का फॉर्मूला आता है, यानी जो आपको लर्न रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला, क्या लर्न रखना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। क्लियर है या नहीं। Yes. अच्छा, कंडक्टर के आउटसाइड फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये कि सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई ई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक्चुअल रियल फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं सिर्फ डायमेंशन या यूनिट के वजह से यहाँ पे प्रूव करना चाहता था कि फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जैसा भी रह सकता है। समझा या नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट एवरीवन, होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, ठीक है, चले। तो यहां तक कोई डाउट क्या किसी को, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या रहेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। Density. यूनिट वाइज दोनों क्या रहते हैं, ए सेम। ओके,
तो प्रेशर का यूज देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में इसे यूज करना है। सो टोटल आज हमने जो डिस्कशन किया वो मेजर हमने क्या कवर किया, फोर्सेस ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेशर। प्रेशर चलिए देखें, अगर क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं, स्मॉल बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन फाइंड द इम्पैक्ट ऑन इट्स रेडियस। तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर आपने चार्ज दे दिया यार, पॉजिटिव दे दो या नेगेटिव दे दो, ये हमेशा क्या करेगा, फोर्सेस फोर्स बाहर एक्सपैंड करेगा ना, क्योंकि सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, रिपेल रिपेल करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये होता है, पॉइंट सिंपल सा ये होता है कि जब हम एक किसी भी बबल को कोई सा भी चार्ज दे देते हैं, कैसा चार्ज दे देते हैं, कोई सा, चाहे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो हमेशा इसकी रेडियस क्या होती है, एक्सपैंड होती है। क्यों होती है, रीजन क्या है, क्योंकि सारे चार्ज मिलकर रिपल्सिव Repulsion. प्रेशर लगाएंगे ना एक। क्लियर, बताओ यार, यहां तक कोई डाउट क्या? No, sir. sir. ओके, नेक्स्ट। अब समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि इस जो बबल है उसका क्या कंसिडर करो, Surface tension. आप इसका सरफेस टेंशन भी कंसिडर करो। तो इसका मतलब जब बात सरफेस टेंशन की आएगी तो मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर इसे स्फीयर बना रहना है, अगर इसे स्फीयर मेंटेन रखना है, तो इसका मतलब ऑलरेडी अंदर एक प्रेशर लग रहा होगा, कितना, 40 bar. 40/R ऑलरेडी लग रहा होगा। प्लस हमने अब क्या कर दिया, अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और लगा दिया बाहर की तरफ। तो बेसिकली एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। तो यार अगर प्रेशर बढ़ गया तो रेडियस क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट। Increase. क्यों, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा है अंदर तो वो बबल रह ही नहीं पाएगा, बड़ी रेडियस में वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या कराने लगता है, फिर उसकी रेडियस को कम करने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिंपल बोला जाए कि एक बबल को कोई सा भी चार्ज देंगे तो हमेशा वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। Expand. जब क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे अ बबल मेड ऑफ सर्टेन सोप हैविंग सरफेस टेंशन दिस, उसके बाद अगर आपने उसे चार्ज दिया तो उसकी रेडियस क्या होनी पड़ेगी, कम होनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो रेडियस को कम होना पड़ेगा। ओके, तो दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझाया, यहाँ पर मैंने सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन समझाया। रेगुलर क्वेश्चन ऑलरेडी आप जानते हैं कि डायरेक्टली अगर चार्ज दोगे तो प्रेशर हमेशा उस ऑब्जेक्ट को क्या करने का ट्राई करेगा, Small. एक्सपैंड। चले नेक्स्ट बात करें कि हमने क्या ले लिए, 2 हॉलो हेमिस्फीयर ले लिया और उन्हें क्या दे दिया है, चार्ज। तो ये एक स्फीयर है, मान लेते हैं इसको कट कर देते हैं और हेमिस्फीयर बना देते हैं, और दोनों को क्या दे दिया, प्लस चार्ज। क्या दे दिया, प्लस चार्ज। तो इसका मतलब ये दोनों हेमिस्फीयर क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता, एक ज्वाइंट स्फीयर होता, तो यहां से ब्रेक होने के चांसेस रहते ना इसके। Yes. इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इस सेक्शन में, आपको क्या देखना पड़ेगा कि इस सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इसे, और वो क्या हो जाएगा, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। अगर Area. इसके मटेरियल का स्ट्रेस इससे कम है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो नहीं ब्रेक करेगा। सॉरी, ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है तो नहीं ब्रेक करेगा। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है तो वो ब्रेक कर जाएगा मटेरियल।
ओके, ये थॉट समझ आया कि नहीं? Yes. अब मुझे चाहिए कि पूरे स्फीयर में मैं कैसे निकालूंगा कि कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने बहुत पहले भी बताया था कि प्रेशर हमेशा किस तरफ लगता है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ना। Yes. तो रेडियली आउटवर्ड है, और जब ये आप छोटे छोटे एरिया का पिक करोगे तो सारे फोर्सेस ऐसे ऐसे आएंगे, आप उनके क्या करोगे, Components. कंपोनेंट। तो एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल, हर बार वर्टिकल क्या होंगे दोनों तरफ के, Hands. कैंसिल। तो नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. तो उसे निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि आप प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड वाला यूज कर दें। तो आप ये कर्व्ड एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ना यूज करके सिर्फ क्या यूज कर देंगे, Projected. प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पस ये होता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, प्रोजेक्टेड Projected एरिया। area. तो फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है एंड Radius. रेडियस कितनी है। ओके, ठीक है। चले, आज का नेक्स्ट सेक्शन और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे फिर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से। क्या है, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। तो मतलब क्या हुआ, क्या कि ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड रहेगी क्या कभी, नहीं। अब हमने कहा कि चलो कंडक्टर छोड़ो, कंडक्टर के अंदर छोटा सा क्या कर दो, एक होल या कैविटी कुछ भी। अब इसके बारे में डिस्कस करो कि इसका क्या फर्क पड़ेगा बाहर की चीजों से, अंदर की चीजों से, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो कैविटी वर्ड समझ आया? हाँ। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो पहली ये होती है वो आपको ये समझनी है, क्या, द सरफेस डेंसिटी ऑफ कैविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा तो जब अंदर सब जगह जीरो होगी तो यहां तक भी फील्ड नहीं पहुंचेगी। क्लियर ना? तो अंदर भी फील्ड क्या रहने वाली है, जीरो। Zero. समझा ना? तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है कैविटी को लेकर। और एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि अगर लेट्स से हमने एक फील्ड में रखा, हमने इसे क्या रखा, एक फील्ड में रखा, लेट्स से फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो इसलिए मैं उल्टा फील्ड मान रहा हूं, क्या, कि लेट्स से फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इंड्यूस हुआ, और यहाँ पर क्या इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। और टोटल दोनों ने इनसाइड और आउटसाइड मिलके क्या कर दिया, फील्ड जीरो। लेकिन एक काम की बात है कि कैविटी पर चार्ज इंड्यूस ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि कैविटी पे फील्ड कैंसिल हो रही है या क्या हो रही है, कैविटी पे नेट फील्ड जीरो है क्योंकि चार्ज ही नहीं इंड्यूस हो रहा है। ओके, इसका मतलब कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर किसका काम करती है, सील्डिंग का। इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। एक थिक कंडक्टर के अंदर अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कराओगे उसमें एक्सटर्नल चार्ज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सबसे पहले बताया था टेस्ला ने। आगे से ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ ये चीज। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहाँ पे मिलती है देखने को, इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ कंडक्टर।
तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्या कंक्लूजन निकला? क्या आउटसाइड का सिग्मा 0 होगा क्या? नहीं, सिर्फ कहाँ का सिग्मा 0 होगा? अंदर क्या अंदर कैविटी के अंदर वाला। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म फील्ड रखी है, क्या रखी है? यूनिफॉर्म। तो सिग्मा कैसा होगा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। अब अगर मैंने फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रखी, मैंने एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे क्या है? एक प्लस चार्ज, तो फील्ड तो ऐसे ऐसे जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो क्या इसके हाफ सेक्शन में नेगेटिव जनरेट होगा क्या? नहीं, क्लोजेस्ट सेक्शन में नेगेटिव जनरेट होगा। और ये नेगेटिव क्या होगा? काफी डेंस। जबकि बाकी रिमेनिंग सेक्शन में क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। समझा या नहीं? तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप किसी नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो जहां पर फील्ड ज्यादा है वहां पर इंडक्शन ज्यादा डेंस होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जहां पर फील्ड कम है सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम होगी। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियरली आई कि समझ में आ गई होगी। देख के बताए समझ में आया या नहीं? प्लस रखा है तो नेगेटिव की सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर है, जबकि पॉजिटिव की कम है। बट ये याद रखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? सेम है। पक्का? तो कैविटी पे जो आउटसाइड चार्ज का इफेक्ट है, क्या आउटसाइड चार्ज का कुछ इफेक्ट हुआ क्या? नहीं। हर बार सिर्फ कौन सा चार्ज डेंसिटी चेंज होगी? आउटसाइड सरफेस की। पहली प्रॉपर्टी पक्का क्लियर है? यस अब सोचो कि जो चार्ज था वो कैविटी के अंदर अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से आएगा। पहले मैंने रखा चार्ज आउटसाइड, तो इंडक्शन कैसा होगा? समझ गए? नेगेटिव, ज्यादा डेंस, और रिमेनिंग में पॉजिटिव। कोई डाउट क्या? नहीं। ये कैविटी है, यहाँ पर क्या है? 0, कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं। अब चार्ज को कहाँ रख देते हैं अपन? inside कैविटी के अंदर। कहाँ पर रख दिया इसे? तो बेटा कैविटी के अंदर चार्ज रख गया तो पूरी कैविटी में इंड्यूस हो जाएगा ना क्या? नेगेटिव negative नेगेटिव। और पूरे स्फीयर में क्या इंड्यूस होगा? बाहर। positive तो इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज के वजह से इस तरीके से आपको फील्ड इस कंडक्टर से आती हुई दिखेगी, क्योंकि इनसाइड तो फील्ड क्या होगी? यहाँ पर कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी? सीधा 0, डायरेक्टली आपको बाहर दिखेगी परपेंडिकुलर करके। कोई डाउट कि नहीं? ये समझ आया ना? अगर अंदर चार्ज रखा। अब एक प्रॉब्लम, अगर चार्ज को एसिमेट्रिक रखा, कैसे रखा? एसिमेट्रिक मतलब प्लस वाले को कहाँ रखा? एकदम यहाँ पर रखा, तब क्या होगा? अभी भी सही है, सिर्फ डेंसिटी बदल जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा, बाहर नेगेटिव ज़्यादा कम। लेकिन ये स्टार मार्क वाली बात है कि आउटसाइड अभी भी यूनिफॉर्म आएगा। तो ये थ्योरेटिकल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड है वो डिपेंड करती है क्या कि आपने चार्ज को कैविटी के अंदर कैसे रखा है? नहीं। समझ आया कि नहीं? अब बात करते क्या कैविटी के अंदर की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है? हाँ, कैविटी की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करेगी और आउटर कंडक्टर की नहीं डिपेंड करेगी। जबकि इस केस में किसकी डिपेंड करेगी? आउटर की डिपेंड करेगी और इनर की नहीं करेगी। तो देखिए दोनों फिगर समझ में आ रहे हैं या नहीं, बताएं? yes
पक्का दोनों बातें क्लियर हुई या नहीं कैविटी को लेकर? Yes. Yes, sir. आउटसाइड फील्ड का कैविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इनसाइड फील्ड का Conductor. फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी एक ये कैटेगरी रहती है कैविटी से रिलेटेड नहीं, ये कि स्फीयर दे दिया और यहाँ पर रख दिया एक प्लस चार्ज, आपसे बोला है फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। क्या फाइंड करने पूछा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। किसके वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो समझते हैं, थोड़ा सा इसे एग्जांपल वाइज समझते हैं, कैविटी का नहीं बट ये एक अच्छा एग्जांपल है कि इंडक्शन कैसे हो रहे हैं उसके लिए। ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? आर। यहां से इसकी रेडियस है आर, यहां से हमने एक डिस्टेंस ले ली स्मॉल आर डिस्टेंस पे, एक चार्ज रखा हुआ है क्या? क्यू। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बताएं? फाइंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। समझ आया कि नहीं? तो क्या इतना इजी है क्या ये फाइंड करना? नहीं, क्योंकि इंडक्शन कैसा प्लेस करने वाला है, यहां पर नेगेटिव डेंस होगा जबकि पॉजिटिव ऐसे रेयरर होगा। तो क्या इंडक्शन यूनिफॉर्म है क्या? अरे बताएं। No, sir. नहीं। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्या इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे कि क्यू इंड्यूस कितना होगा, डेफिनेटली किसके जितना होगा? क्यू इंड्यूस्ड क्यू के जितना ही होगा। तो देन सिग्मा कितना हो जाएगा इंड्यूस? सिग्मा इंड्यूस हो जाएगा कितना? Q/4. क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। R. ये सही है, बट यहीं पे स्टोरी पूरी गलत हो गई। क्या? Density uniform. क्यों? क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। समझ आया कि नहीं कि ये क्वेश्चन हम क्यों सिंपल वे पे सॉल्व नहीं कर सकते? Yes, sir. बताइए, समझा या नहीं? Yes. तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो क्या करते हैं, मुझे पता है कि कुछ भी कर लो, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स क्या आना चाहिए? Constant. कांस्टेंट आना चाहिए। क्या? क्या? v at all points on surface should be कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए? Constant. कांस्टेंट। लेकिन मैं चार्ज डेंसिटी से नहीं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है हर जगह पर अलग। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या पोटेंशियल एट सरफेस सेम नहीं होगा पोटेंशियल एट सेंटर जैसा? Yes. हाँ. तो क्या किया जाता है, अगर मुझे पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो मैं किससे लिखूंगा उसका पोटेंशियल? Center. सेंटर से। कैसे लिखूंगा? सेंटर से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे सरफेस पर कहीं पर भी लिखना है तो मैं यहाँ पर एक नई चीज यूज करूंगा। क्या? कि पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू Q. प्लस पोटेंशियल ड्यू टू
induced इंड्यूस्ड charge. चार्जेस, समझा या नहीं? बट मुझे ये पता है कि P पर पोटेंशियल सेम होगा जैसा Right. कि सेंटर पर है, ठीक है। और मुझे पता है कि Q पर नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं कैसे, कि Q बाई R R से, और पोटेंशियल ड्यू टू Q क्या हो जाएगा P पॉइंट पर, ये हो जाएगा K Q बाई R dash. डैश। इसे मान लेते हैं क्या R डैश, इसे क्या R मान लेते हैं R डैश। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा R डैश। तो इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे, V इंड्यूस्ड, समझा कि नहीं? और यही मेथड होता है V इंड्यूस्ड निकालने के लिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कभी भी क्या चाहिए, V ड्यू टू इंड्यूस्ड चाहिए, तो आपको हमेशा निकालना है क्या, V ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, V ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज बाद में रखना है, V एट सेंटर, याद रहेगा सबको, V एट सेंटर माइनस V ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। भाई देखो ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज बोथ है, बट यहाँ पर हमने क्या निकाला, एट Right. सेंटर, और यहाँ पर क्या निकाला, एट दैट पॉइंट। क्लियर? इसे मैं थोड़ा सा और फाइनल वे में लिखता हूँ, ये अभी सही से लिखा नहीं है। मैं ये लिखना चाहता हूँ कि VP ड्यू टू इंड्यूस्ड का आंसर होगा V सेंटर ड्यू टू एक्सटर्नल माइनस VP ड्यू टू एक्सटर्नल, समझा ना? तो ये थोड़ा सा केस याद रखना है कि जो इंड्यूस फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको एक टेक्निक के थ्रू अप्रोच करते हैं। वो टेक्निक है क्या, सेंटर पर फाइंड करके चीजें। ओके, तो इस एग्जांपल को आप याद रखेंगे, डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आइडिया काम में आता है जब हमें क्या करनी हो, इस तरीके की नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स पे क्वेश्चन आ रहे हो। इंडक्शन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। बाकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आप समझ गए ना, कैविटी के अंदर चार्ज को कहीं पे भी स्लिप कराओ, क्या होगा, फील्ड हमेशा आउटवर्ड Same. यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो एक बाहर चार्ज रख दो, क्या बाहर वाले चार्ज को इस चार्ज से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो बेसिकली कैविटी एक आइसोलेटेड चीज है, आप ये समझो, बाहर के चार्ज का कैविटी पर फर्क नहीं पड़ता, कैविटी वाले को बाहर पर कुछ नहीं। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, आज का डिस्कशन इतना ही रखते हैं। आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे कंसेंट्रिक सेल वाले, याद है मैंने 2 स्पेशल ग्रेड के क्वेश्चन बात किए थे, कंसेंट्रिक सेल्स एंड प्लेट्स। Right. हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना गॉस लॉ। ओके, टिल देन आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। मैं शीट में बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बस बाय बाय एवरीवन।